दोस्त, आप सभी लोग हमारे पिछले वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो पर भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहेंगे तो आप लोगों के लिए हमेशा अच्छी प्रेरणादायक कहानियां अपने चैनल पर लेकर आता रहूंगा। हमने पिछले वीडियो में जाना कि किस तरह से दलित समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, कितनी मुसीबतों का सामना करके रामजी राव भीमराव का एडमिशन स्कूल में करवाए थे, किस तरह से भीमराव को कमरे से बाहर चप्पल निकालने वाले जगह पर बैठकर पढ़ना पड़ता था, किस तरह से बड़ी जाति के लोग भीमराव को परेशान करते थे। इसके पहले पार्ट में सब कुछ बताया गया है। आज का ये वीडियो दूसरे पार्ट का है। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर पहले पार्ट को देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इसके आगे की कहानी जानेंगे। दोस्त, अगर आप दलित समाज से हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से बड़ी जाति के लोग हम लोगों पर अत्याचार करते थे, किस तरह से अपने समाज को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, और दलितों के मसीहा हमारे बाबा साहब अंबेडकर किस तरह से इन सब चीजों से लड़कर अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे। भीमराव अंबेडकर शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहते थे, इसके पीछे उनका मकसद क्या था, आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। केवल आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बड़ौदा नरेश कई क्षण तक मौन रहे, फिर भीमराव से उनके घर का हाल पूछने लगे। इस पर भीमराव ने अपनी कहानी शुरू से आखिर तक महाराज गायकवाड़ को सुना दी। बड़ौदा नरेश को उनसे सहानुभूति हो आई। वे समझ गए थे कि भीमराव महार है और महार को शिक्षित नहीं होना चाहिए। हमारा आज का समाज यही चाहता है। राजा साहब बोले, भीमराव, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम महार हुए तो क्या हुआ, तुम एक योग्य विद्यार्थी हो। मैं समाज और दुनिया को नहीं जानता। मैं तुम्हारी धन से सहायता अवश्य करूंगा। तुम कॉलेज में दाखिला ले लो। भीमराव नतमस्तक हो गए। उन्होंने दोनों हाथ बांधकर महाराज को प्रणाम किया। तभी बड़ौदा नरेश फिर कहने लगे, तुम्हें 25 रुपए महीने की छात्रवृत्ति खजाने से मिलेगी और हर महीने मिलती रहेगी जब तक तुम पढ़ोगे तब तक। अब भीमराव जमीन पर झुक गए। उन्होंने राजा साहब को फिर से प्रणाम किया और उनके मुंह से श्रद्धा भरा स्वर निकल गया, महाराज गायकवाड़ की जय हो, बड़ौदा नरेश की जय हो। ईश्वर करे यह गद्दी हमेशा आबाद रहे। बड़ौदा नरेश ने चलते समय 100 रुपए भीमराव को दिलवाए और स्नेहपूर्वक कहा, ये रुपए तुम्हारे दाखिले और किताबों के लिए हैं। 1 महीने बाद तुम्हें 25 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में मिल जाएंगे। जाओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। भीमराव आवश्यकता से अधिक श्रद्धा विभोर हो गए थे। उन्होंने एक बार राजा साहब को फिर प्रणाम किया। उन्हें आशीर्वाद मिला कि भगवान तुम्हें कामयाबी दें और तुम कुछ करके दिखाओ। अब भीमराव ने कॉलेज में दाखिला ले लिया और वे फर्स्ट ईयर में पढ़ने लगे। उनके पिता भी मुंबई आ गए थे क्योंकि सतारा की नौकरी छूट चुकी थी। वे बेकार बैठे थे। उनके पास कोई काम नहीं था। खर्च और पैसे की समस्या हमेशा सामने बनी रहती थी। एक दिन भीमराव ने उनसे पूछा, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो? रामजी राव ने बतला दिया कि कमाई एक पैसे की नहीं है और खर्च बराबर हो रहा है। आखिर इस तरह कैसे और कब तक काम चलेगा? मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब बदन में पहले जैसी ताकत भी नहीं है। भीमराव कुछ देर तक तो मौन रहे। उसके बाद वे पिता से कहने लगे, मैं कॉलेज जाना बंद कर दूंगा पिताजी। रामजी बोले, क्यों, तुम अपना कॉलेज छोड़ोगे? भीमराव बोले, मैं नौकरी करूंगा। रामजी बोले, तुम्हें नौकरी कहां मिलेगी? भीमराव बोले, फौज में। रामजी बोले, क्या तुम मिलिट्री की नौकरी करोगे? तो इस पर भीमराव जवाब दिए कि हां, मैं फौजी की नौकरी करूंगा। आप भी तो मिलिट्री में सूबेदार थे। रामजी बोले, क्या तुम्हें सेना की नौकरी मिल जाएगी? इस पर भीमराव ने जवाब दिया, क्यों नहीं? तब रामजी राव ने भीमराव से पूछे, कैसे तुम्हें फौजी की नौकरी मिलेगी? भीमराव ने जवाब दिया, मैं बीए कर चुका हूं, एमए प्राइवेट कर लूंगा। मैंने बीए प्रथम श्रेणी से पास किया है, इसीलिए जानता हूं कि नौकरी जरूर मिल जाएगी। इसके बाद रामजी राव ने कहा, तुम जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भीमराव ने पिता के चरण स्पर्श किए और वहां से चल दिए। वे सीधे सेना के भर्ती दफ्तर में पहुंच गए। उनसे पूछा गया, तुम क्या चाहते हो? इस पर भीमराव ने बताया, मैं मिलिट्री में नौकरी करना चाहता हूं, इसीलिए आपके पास आया हूं।
भीमराव ने अपने योग्यता के बारे में जब उन्हें बताया कि मैं बीए प्रथम श्रेणी से पास किया हूं, भीमराव का सब डॉक्यूमेंट देखने के बाद उनकी परीक्षा ली गई। उस परीक्षा में वे उत्तीर्ण हो गए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भीमराव को लेफ्टिनेंट का पद दिया गया और यह कहा गया कि तुम्हें बड़ौदा रियासत में भेजा जाएगा। तुम उस रियासत की सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर रहोगे। लेफ्टिनेंट का पद आम फौजियों से बड़ा होता है। भीमराव उसी पद पर थे। भीमराव को नौकरी पाने से घर में खूब खुशियां मनाई गईं। रामजी राव को भीमराव को नौकरी पाने से बहुत प्रसन्नता हुई। भीमराव ने पढ़ना छोड़ दिया और वे बड़ौदा रियासत में जाकर उस रियासत की सेवा करने लगे। अब भीमराव को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी, ना तो पैसा की समस्या और ना ही खाने पीने की समस्या रह गई। रामजी राव के पास रोज मंगनी वाले आते थे। वे कहते, अब तुम्हारा बेटा नौकरी करने लगा है, उसकी शादी कर डालो। जब भीमराव पढ़ रहे थे तो एक बार लड़की वाले आए। रामजी राव ने मंगनी पक्की कर ली, लेकिन भीमराव ने ब्याह करने से इनकार कर दिया, इसलिए मंगनी टूट गई। तब पंचायत बैठी थी। उसमें रामजी राव को दोषी ठहराया गया और उन पर 100 रुपया जुर्माना लगाया गया था, जो उन्हें नकद ही चुकाना पड़ा था। यही कारण था कि रामजी राव डर रहे थे। वे किसी भी मंगनी वाले से हां नहीं कहते थे। इसी तरह समय बीतता गया। जब भीमराव छुट्टी में घर आए तो रामजी राव ने भीमराव को समझा बुझाकर उन्हें शादी के लिए राजी कर लिया। भीमराव की शादी मुंबई में रमाबाई नाम की लड़की के साथ पक्की हो गई। अगले महीने ही शादी हो गई। रमाबाई ससुराल में आ गई। उसका स्वभाव सरल था। भीमराव उसे पाकर खुश थे। रमाबाई भी भीमराव को पाकर बहुत खुश थी। भीमराव की दृष्टि में वह एक योग्य पत्नी थी। रमाबाई को भी अपने पति पर गर्व था, क्योंकि भीमराव बहुत समझदार, शिक्षित और फौज में एक ऊंचे पद पर नियुक्त थे। शादी के बाद भीमराव नौकरी पर चले गए और रमाबाई ससुराल में रहने लगी। रामजी राव को अपार सुख की अनुभूति हो रही थी। वे अपने लिए कहते थे कि अब मैं सुखी हूं। कुछ दिनों बाद रामजी राव अचानक बीमार पड़ गए। इलाज चलता रहा, लेकिन बीमारी बढ़ती गई और वे चारपाई से लग गए। जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई तो भीमराव को चिट्ठी दिया गया कि पिताजी की हालत अच्छी नहीं है, चिट्ठी पाते ही आप घर चले आइए। भीमराव ने चिट्ठी हाथ में लिया। वे बड़े अफसर के पास पहुंचे, उसे चिट्ठी दिखाया और विनम्र स्वर में कहने लगे, साहब, मुझे छुट्टी चाहिए। मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हैं। मेरे पिताजी मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए चिट्ठी आया है। वहां के जो बड़े साहब थे भीमराव से बोले, लेकिन तुम्हें छुट्टी अभी नहीं मिल सकती है। भीमराव बोले, क्यों सर जी, हमें छुट्टी क्यों नहीं मिल सकती है? तब वहां के बड़े साहब बोले, अभी तुम्हारी नौकरी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। इस बीच में तुम न जाने कितनी बार छुट्टियां ले चुके हो। अब छुट्टी नहीं मिलेगी। घर के लिए खत लिख दो। भीमराव बोले, मैं खत नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे पिता बीमार हैं, वे बूढ़े हैं, मैं उन्हें देखने जाऊंगा। तब वहां के बड़े साहब बोले, मैंने एक बार कह दिया छुट्टी नहीं मिलेगी, तो आपको छुट्टी नहीं देंगे? तब भीमराव बोले, सच में छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर वहां के बड़े साहब बोले, सच में छुट्टी नहीं मिलेगी। भीमराव बोले, तो मैं अभी त्यागपत्र देता हूं। इस बात को सुनकर वहां के बड़े साहब बोले, यह तुम्हारी मर्जी है। भीमराव बोले, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, मैं अपने पिता को देखने जरूर जाऊंगा, नौकरी तो फिर और मिल जाएगी। यह कहकर भीमराव ने त्यागपत्र लिखा, अपनी वर्दी और हथियार सामने रख दिए। उनका इस्तीफा उसी समय मंजूर कर लिया गया और वे घर के लिए रवाना हो गए। घर में आकर भीमराव ने देखा कि उनके पिता की हालत अच्छी नहीं है। वे बहुत ज्यादा बीमार हैं और बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। रामजी राव ने भीमराव को देखा तो अपनी बंद आंखें खोल दी। उन्होंने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरने लगे। अभी तक वैद्य का इलाज चल रहा था और उससे कोई फायदा नहीं हुआ। भीमराव डॉक्टर ले आए। उसने बीमारी की परीक्षा की, इंजेक्शन लगाया और खाने के लिए दवा दी। कई दिन तक डॉक्टरी इलाज चलता रहा, लेकिन रामजी राव की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। आखिर एक दिन रामजी राव की मृत्यु हो गई। भीमराव के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें पिता की मृत्यु का बहुत अधिक दुख हुआ। वे लगभग 1 महीने तक शोक मनाते रहे। फिर उनको समझ में आया कि पेट पालने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी होगा।
पढ़ाई भी अधूरी रह गई है और नौकरी लगी थी वह भी छूट गई है। यह किस्मत का खेल है, कैलुस्कर भीमराव को समझाता है। और एक दिन उसने कहा, बड़ौदा नरेश ने एक नई योजना बनाई है। वे योग्य छात्रों को बुला रहे हैं, उन्हें पढ़ने के लिए अमेरिका भेजेंगे। छात्र वहां जाकर ऊंची शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके लिए वे मासिक छात्रवृत्ति देंगे जो हर महीने अमेरिका भेजी जाएगी। तुम उनके पास जाओ, उन्हें अपना सारा हाल बताओ, वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। भीमराव को समझ में यह बात अच्छी तरह आ गई। वे महाराज गायकवाड़ की कोठी पर पहुंच गए। जाते ही उन्हें झुककर प्रणाम किया। महाराज ने उन्हें पहचान लिया। वे प्रसन्न होकर बोले, कहो कैसे आए हो भीमराव? अच्छे तो हो? भीमराव बोले, आपकी दया है महाराज। इसके बाद भीमराव ने वह सारी कहानी महाराज को सुना दी। भीमराव बोले, बीए करने के बाद मैं फौज में लेफ्टिनेंट हो गया था। पिता की बहुत तबीयत खराब थी। फौजी के जो बड़े साहब थे उनसे छुट्टी मांगी, लेकिन उन्होंने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। तब मैं अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ने का त्यागपत्र दे दिया। पिता की मृत्यु हो गई और मैं अब बिल्कुल बेकार हूं। मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई है। मैं उसे पूरा करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूं, इसलिए मुझे आपकी सहायता चाहिए महाराज। महाराज गायकवाड़ ने भीमराव की बातें सुनी तो उनमें दया उमड़ आई और उन्होंने प्यार से कहा, तुम अपना प्रार्थना पत्र दे दो, साथ ही फॉर्म भी भर दो। मैं तुम्हें ऊंची शिक्षा पाने के लिए अमेरिका भेजूंगा। तुम्हें हर महीने छात्रवृत्ति मिलेगी और तुम अमेरिका में रहकर पढ़ोगे। भीमराव अंबेडकर ने प्रार्थना पत्र दे दिया। उन्होंने शिक्षा मंत्री के सामने शपथ ग्रहण की और प्रतिज्ञा पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिए। प्रतिज्ञा पत्र इस बात का था कि अमेरिका से शिक्षा प्राप्त करके लौटने के बाद 10 साल तक रियासत बड़ौदा की सेवा करनी पड़ेगी। भीमराव अंबेडकर घर आ गए और जल्दी जल्दी अमेरिका जाने की तैयारी करने लगे। ये बात सन 1913 ईस्वी की है। जून का महीना था और 4 तारीख थी। भीमराव जलपोत द्वारा मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। घर में आनंद मनाया गया और यह मंगल कामना की जाने लगी कि भीमराव सफल होकर लौटें। वे कानून पढ़ना चाहते हैं। उनका इरादा है कि वे बैरिस्टर बनेंगे और यहां मुंबई में आकर अपनी वकालत करेंगे। सबसे अधिक खुशी रमाबाई को हुई। उनका कलेजा हाथ भर का हो गया था, क्योंकि उनका पति पढ़ने के लिए अमेरिका गया है। वह वहां से वकील बनकर लौटेगा, फिर घर की गरीबी दूर हो जाएगी। भीमराव अंबेडकर कुछ दिनों में अमेरिका पहुंच गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हो गया। वे मन लगाकर पढ़ने लगे। वे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते, मॉरल फिलॉसफी पढ़ते, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते थे। उन्होंने सोचा था कि वे रुपए की समस्या पर थीसिस लिखेंगे, इस पर डॉक्टरेट लेंगे, इसके बाद कानून पढ़ेंगे और बैरिस्टर बनेंगे। उनका मन पढ़ाई में खूब लग रहा था। अमेरिका उन्हें बहुत पसंद आया, क्योंकि वहां छुआछूत का कोई भी भेदभाव नहीं था। सब लोग एक साथ बैठते थे और एक साथ रहते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते और एक साथ ही घूमते थे। भीमराव अंबेडकर को ऐसा लगा कि यह देश स्वर्ग है। यहां सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। कोई भी ऊंच नीच, छोटा बड़ा और छूत अछूत नहीं है। यहां सभी अपने काम से काम रखते हैं। किसी के भी पास फुर्सत नहीं है। एक दूसरे की बुराई या प्रसन्नता करने के लिए भीमराव ने अपने अमेरिकन सहपाठियों से पूछा, यहां कोई भारतीय छात्र या छात्राएं नहीं हैं? इस पर सहपाठियों ने बताया, बहुत से इंडियन छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सहपाठियों ने भीमराव का परिचय कई भारतीय विद्यार्थियों से करवाया। वे उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। हॉस्टल में भीमराव ने अलग कमरा ले रखा था। वे सवेरे दैनिक कार्यों से निवृत्त होते और पढ़ने बैठ जाते थे। वे देर तक पढ़ा करते थे, इसके बाद कक्षा में आ जाते। दोपहर को मेस में सबके साथ बैठकर खाना खाते हुए उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनका दिल प्रसन्न हो जाता। वे सोचने लगे कि काश भारत भी अमेरिका जैसा ही हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। हमारे देश से छुआछूत भेदभाव हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए तो कितना अच्छा रहता। रात को भी भीमराव अंबेडकर बहुत देर तक पढ़ते रहते। यह देखकर उनके साथियों को आश्चर्य होता था। ये फौरन ही टोक देते और कहने लगते, भीमराव, तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। दिमाग से इतना अधिक काम नहीं लेना चाहिए, इससे दिमाग कमजोर हो जाता है। भीमराव सबको हंसकर उत्तर देते थे
और अपने सहपाठियों से कहते हैं, मैं यहां पढ़ने के लिए ही भारत से इतनी दूर अमेरिका आया हूं। अगर मैं अपना मन पढ़ने में नहीं लगाऊंगा तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सभी छात्र भीमराव की तारीफ करते थे। वे आपस में एक दूसरे से कहते थे, भीमराव न जाने किस धातु का बना है। जब देखो तब उसके सामने किताब ही खुली रहती है। वह किताबी कीड़ा है, बिल्कुल नहीं ऊबता, हमेशा पढ़ता ही रहता है। नवल भटेना से भीमराव की भेंट हो गई। यह भी भारतीय छात्र था और धनी घर का लड़का था। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। नवल भटेना ने कहा, तुम मेरे कमरे में आ जाओ, हम दोनों साथ साथ रहेंगे और पढ़ने में एक दूसरे की मदद करेंगे। बस फिर क्या था, दोनों एक ही कमरे में रहने लगे। नवल भटेना मुंबई का रहने वाला था। वह भी पढ़ने में बहुत होशियार था। प्रोफेसर उससे सदा खुश रहते थे। अंबेडकर ने नवल भटेना से कहा, अमेरिका में आकर मैंने एक नया पाठ पढ़ा है। यहां सब एक है, कोई भी भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है और जात पात का बोलबाला भी नहीं है। इस पर नवल भटेना ने कहा, अमेरिका उन्नतिशील राष्ट्र है। यहां एक ही जाति है जिसे अमेरिकन कहा जाता है। यहां सबको एक तरह से ही जीने का अधिकार है। जब भीमराव से कोई कहता कि आज चलो फिल्म देखेंगे तो वे हंस देते और उससे क्षमा मांगने लगते। उनका कहना था, भाई मैं अमेरिका में फिल्म देखने नहीं आया हूं। जिस उद्देश्य को लेकर अपनी जन्मभूमि छोड़ी है, मुझे वह पूरा करना है। अगर मैं प्रथम श्रेणी से पास नहीं होता हूं तो यह मेरा दुर्भाग्य होगा। छात्र चुप रह जाते। वे भीमराव का मुंह देखने लगते। उन्हें ताज्जुब होता और वे चौंक कर रह जाते कि इतनी कड़ी मेहनत कोई भी नहीं करता है। आखिर वह दिन भी आया। भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि मिल गई। छात्रों ने भीमराव को इस खुशी में दावत दी। उन्हें बधाई दी गई, उपहार भी मिले। अब दोस्तों ने पूछा, आगे तुम क्या करना चाहते हो भीमराव? इस पर भीमराव अंबेडकर ने उत्तर दिया कि मैं डॉक्टरेट की उपाधि पाना चाहता हूं। रुपए की समस्या पर मैं थीसिस लिखूंगा। भविष्य के लिए उनका यही विचार है। अब भीमराव का विचार यह बन गया कि वे अमेरिका छोड़ देंगे और थीसिस लिखने के लिए लंदन में जाकर रहेंगे। वहीं वे कानून भी पढ़ेंगे, फिर बैरिस्टर बनकर भारत जाएंगे। अपना यह सपना वे साकार करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। अंबेडकर के पास बहुत सी पुस्तकें हो गई थीं। वे हर विषय की नई नई पुस्तकें बराबर खरीदते रहते थे, इसलिए एक अच्छा खासा पुस्तकालय बन गया था। उनके मित्रों ने सलाह दी कि वे अपने साथ अपना पुस्तकालय भी ले जाएं। इसलिए जब अंबेडकर अमेरिका से इंग्लैंड आए तो अपनी पुस्तकें भी साथ ले गए। वे लंदन में आकर रहने लगे। रियासत बड़ौदा को एक पत्र लिख दिया कि अब उनकी मासिक छात्रवृत्ति लंदन भेजी जाए। मैं लंदन में रहकर कानून पढ़ रहा हूं, मैं थीसिस भी लिख रहा हूं। लंदन अमेरिका जैसा नहीं था। वहां भारतीयों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। उनके लिए कहा जाता था कि ये हिंदुस्तानी अंग्रेजों के गुलाम हैं। अंबेडकर इसको अपना और अपने देश का अपमान समझते थे, लेकिन उन्हें शिक्षा पूरी करनी थी, इसीलिए मौन रहते थे। उनका सिद्धांत था कि जहां पर काम बिगड़ जाने की शंका हो, वहां पर मनुष्य को मौन रहना चाहिए। एक चुप 100 बलाएं टालता है। एक दिन वे सड़क पर जा रहे थे, तभी एक सीआईडी इंस्पेक्टर ने उन्हें रोक लिया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, यह हिंदुस्तानी है और जवान भी है। इंडिया में आंदोलन चल रहा है, क्रांतिकारी बढ़ते चले जा रहे हैं। वे अंग्रेजी सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश में हैं। इसकी तलाशी लो और देखो इसके पास क्या है। भीमराव की तलाशी ली गई, लेकिन उनके पास पासपोर्ट था। कोई भी ऐसी चीज नहीं निकली जो संदेहजनक हो। उन्हें छोड़ दिया गया। वे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। अर्थशास्त्र और कानून उनके 2 विषय थे। एक दिन अंबेडकर को रियासत बड़ौदा का एक पत्र प्राप्त हुआ। वे पत्र पढ़कर चौंक गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे देर तक हैरान रहे, अपने मन से ही बातें करते रहे। यह पत्र बड़ौदा रियासत से आया था। इसमें लिखा गया था कि भीमराव, तुम्हें जो छात्रवृत्ति भेजी जाती थी, अब उसका समय पूरा हो गया है, इसलिए तुम पढ़ाई बंद कर दो और फौरन भारत वापस लौट आओ। भीमराव सन्नाटे में आ गए। उनकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। वे परेशान हो गए कि अगर इंग्लैंड में रहेंगे तो वहां का खर्च कैसे पूरा करेंगे। वहां आमदनी का उनके लिए कोई भी साधन नहीं था। यही सबसे बड़ी मजबूरी थी।
रियासत बड़ौदा के पत्र में यह भी लिखा था कि तुमने जो प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं उसके अनुसार तुम्हें भारत आकर रियासत बड़ौदा की 10 साल तक सेवा करनी है, इसलिए पत्र पाते ही भारत आ जाओ। अब छात्रवृत्ति तुम्हें नहीं भेजी जाएगी। भीमराव ने बहुत सोचा, लेकिन आखिर में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें भारत जाना चाहिए और यह बहुत जरूरी है। महाराज गायकवाड़ ने उन पर बहुत उपकार किए हैं। पढ़ाई बंद हो रही है, इसका दुख अवश्य है, लेकिन कर्तव्य सबसे पहले है, वे उसे पूरा करेंगे। भीमराव ने भारत जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने यहां तक सोच लिया था कि 10 साल तक रियासत बड़ौदा की सेवा करने के बाद वे फिर लंदन जाएंगे, वहां जाकर वकालत पढ़ेंगे और रुपए की समस्या पर थीसिस लिखेंगे। अंबेडकर ने अपनी सारी पुस्तकें जलपोत द्वारा मुंबई के लिए रवाना कर दी। इसका ठेका उन्होंने एक बुक कंपनी से कर लिया था। किताबों का बीमा भी करवा दिया ताकि वे पूरी तरह सुरक्षित रहें। अंबेडकर जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। भीमराव अंबेडकर घर पहुंचे। रमाबाई बहुत खुश हुई। परिवार के लोगों को भी प्रसन्नता हुई। सबको मालूम हो गया भीमराव की छात्रवृत्ति बंद हो गई है और अब वे 10 साल तक रियासत बड़ौदा की सेवा करेंगे, इसलिए मुंबई में न रहकर बड़ौदा में रहेंगे। वेतन रियासत से मिलेगा, उसी से घर का खर्च चलेगा। महाराज गायकवाड़ उन पर बहुत दया किए हैं। अभी अंबेडकर को घर आए 2 दिन ही हुए थे और वे बड़ौदा जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें समाचार मिला कि जिस जहाज से उन्होंने अपनी पुस्तकें भारत भेजी थीं, वह जहाज समुद्र में डूब गया है। भीमराव को बहुत दुख हुआ। वे कलेजा पकड़कर रह गए। रमाबाई ने यह सुना तो वह जोर जोर से रोने लगी। रमाबाई का रोना सुनकर पड़ोस के लोग व औरतें आ गईं। सबने रोने का कारण समझा और सहानुभूति करने लगे। अंबेडकर के दुख की सीमा नहीं थी। वे सोचने लगे कि इस समय भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। तभी लंदन की पढ़ाई अधूरी रह गई और उन्हें भारत आना पड़ा। तभी उनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई और अब किताबों का जहाज भी समुद्र में डूब गया है। इसे ही अनहोनी कहते हैं। कहा जाता है होनी को कोई नहीं टाल सकता है। अंबेडकर का हाथ बिल्कुल खाली था। वे रमाबाई से कहने लगे, मुझे बड़ौदा जाने के लिए रुपए चाहिए। वेतन 1 महीने बाद मिलेगा। तब तक काम कैसे चलेगा? घर के खर्च के लिए भी रुपए चाहिए। इस पर रमाबाई ने अपने गले से सोने का हार उतार दिया और उसे पति को देते हुए कहने लगी, इस हार को गिरवी रख दो, तुम्हारा काम चल जाएगा और घर की भी गाड़ी चलती रहेगी। जब रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तो छुड़ा लेना। इस बीच में ब्याज जरूर देना पड़ेगा। भीमराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने रमाबाई से कहा, मैं वह मर्द नहीं हूं जो औरत का जेवर बेचूं या गिरवी रखूं। रमाबाई ने कहा, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? रमाबाई ने फिर से कहा, इसे मैं बेचने के लिए थोड़ी ही नहीं कह रही हूं, केवल इसे गिरवी रखने को कह रही हूं। जब आपके पास पैसा होगा तब इसे छुड़वा लीजिएगा। भीमराव बोले, मैं यह अधर्म नहीं करूंगा, मैं यह पाप नहीं करूंगा। मुझे भगवान पर भरोसा है रमाबाई, मेरी मदद वही करेंगे। अभी पति पत्नी में बातें हो ही रही थीं, तभी बाहर पोस्टमैन ने आवाज दी। भीमराव ने जाकर पूछा तो उसने बताया कि आपका मनी आर्डर आया है। थॉमस बुक कंपनी ने 2000 रुपए का आपके लिए मनी आर्डर भेजा है। भीमराव चौंक कर रह गए। उनके अचरज का ठिकाना नहीं रहा। डाकिया साथ में एक पत्र भी लाया था। उसमें लिखा था, तुम्हारी पुस्तकें जिस जहाज पर आ रही थीं वह समुद्र में डूब गया है, लेकिन उन पुस्तकों का बीमा था, इसलिए मुआवजा तुम्हें भेजा जा रहा है। ये 2000 रुपए हैं जो तुम्हारे मुआवजे की रकम है। अंबेडकर बहुत खुश थे। उनकी समझ में अच्छी तरह आ गया कि इस समय भगवान ने ही उनकी सहायता की है। जिसके पास एक पैसा ना हो और उसे 2000 रुपए मिल जाएं, यह किस्मत का खेल ही तो है, और क्या है। भीमराव ने रुपए लाकर रमाबाई के हाथ में रख दिए और कहा, इनमें से 500 रुपए मैं अपने साथ बड़ौदा ले जाऊंगा। 1500 तुम्हें देता हूं। इन्हें संभाल कर रखना और घर का खर्च चलाना। रमाबाई ईश्वर को धन्यवाद देने लगी और मन ही मन गर्व भी करने लगी। उसका पति बड़ा भाग्यशाली है। वह उसका पूरा पूरा साथ दे रहा है। वह रियासत बड़ौदा में जाकर राज्य की सेवा करेगा और धन कमाएगा। उस समय महाराज गायकवाड़ बड़ौदा में ही थे। वे मुंबई में कम से कम रहने का प्रयास करते थे। वैसे अधिकांश समय बड़ौदा में ही रहते थे। अंबेडकर ने जाने से एक दिन पहले राजा साहब के पास सूचना भेज दिए थे कि महाराज, मैं अगले तिथि को बड़ौदा आ रहा हूं।
महाराज गायकवाड़ भीमराव से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई से बड़ौदा आ रहे हैं। उनका स्वागत करने के लिए सब लोग स्टेशन पर पहुंचो और फूल मालाएं पहनाकर हर्ष ध्वनि करते हुए यहां लाओ। वे बहुत योग्य आदमी हैं। इस पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपस में परामर्श किया। हम लोग ऊंची जाति के होकर एक महार जाति का वहां जाकर स्वागत करें। यह हमारा अपमान है। हम अछूत को इतना अधिक महत्व नहीं दे सकते हैं। अंत में यह निश्चय किया गया कि कोई भी भीमराव अंबेडकर को लेने स्टेशन नहीं जाएगा। भीमराव अंबेडकर को यह कुछ भी मालूम नहीं था। वे स्टेशन पर उतरे और पैदल ही राजमहल की ओर चल दिए। उनमें श्रद्धा भरी पड़ी थी और वे सोच रहे थे कि महाराज गायकवाड़ के दर्शन करके वे अपने को धन्य समझेंगे। रियासत की सेवा के लिए राजा साहब जो आज्ञा देंगे वे सहर्ष उसे स्वीकार करेंगे। इससे उन्हें अति प्रसन्नता होगी। भीमराव अंबेडकर जैसे ही महाराज के सामने पहुंचे, उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर महाराज को प्रणाम किया। महाराज बोले, आयुष्मान हो भीमराव। कहो, आपकी तबीयत कैसी है? भीमराव बोले, सब आपकी दया है और आपका आशीर्वाद है। राजा जी बोले, कहो, अमेरिका कैसा लगा आपको? भीमराव बोले, वह मेरा देश तो नहीं है, लेकिन अच्छा है। महाराज जी बोले, और इंग्लैंड कैसा था? भीमराव बोले, इंग्लैंड हमें अपना गुलाम समझता है, इसलिए अमेरिका और उसमें फर्क है। बहुत अच्छे भीमराव, इससे यह साबित होता है कि तुम्हें अपने देश से बहुत प्रेम है और तुम एक सच्चे देशभक्त हो। भीमराव मौन रहे। महाराज आगे फिर कहने लगे, अब तुम अपने रहने का प्रबंध किसी जगह कर लो, क्योंकि तुम्हें 10 साल तक बड़ौदा में ही रहना है। रियासत की सेवा करनी है। तुम रियासत की सेवा करोगे और मैं तुम्हारा विशेष ध्यान रखूंगा। भीमराव बोले, यह कहने की आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं आपको अपना पिता समझता हूं। आप पर मुझे पूरा भरोसा है। आपने मुझे इंसान बनाया है। आपने मेरे ऊपर उपकार पर उपकार किए हैं। मैं आपसे कभी उद्धार नहीं हो सकता। मुझे आशीर्वाद दीजिए। महाराज जी बोले, तुम एक दिन सूरज की तरह चमकोगे भीमराव। मेरा यही आशीर्वाद है। सेवा और अपमान। भीमराव को रियासत बड़ौदा में बहुत ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया था। वे सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त हुए थे। तब उनका वेतन 2000 रुपए मासिक था। वे भूत की तरह काम करते, सोते नहीं, विश्राम नहीं करते थे। 18 घंटे शैतान बनकर काम करते थे। इनकी सेवा से पूरी की पूरी रियासत बहुत खुश थी। लोग यही कहते थे कि जब से यह नया सैन्य सचिव आया है, तब से सेना में एक नई स्फूर्ति आ गई है और लोग अपने को पहचान गए हैं। लेकिन जब नदी की धारा बहती है तो रास्ते में रुकावट भी आती है और इसीलिए कहा जाता है कि बाधा है। इधर भीमराव तन मन से रियासत बड़ौदा की सेवा कर रहे थे और उधर समाज छोटे विचारों का था। उनके रास्ते बहुत कठिन थे। उनकी मान्यताएं सीमित थीं। वह यही कहते थे कि भीमराव इंसान होने से पहले महार है। भीमराव महार जाति के थे, तब भी सैन्य सचिव की कुर्सी पर जाकर बैठते। उन्हें ऊंचे से ऊंचे अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वे देखते थे कि चपरासी उनकी मेज पर दूर से ही फाइल फेंक कर चला जाता है। ऐसे ही जो दूसरा चपरासी फाइल वापस लेने आता था, वह दूर से ही फाइल मांगता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब बच्चे नहीं, जवान थे। भारत में पढ़े, अमेरिका में ऊंची शिक्षा पाई, लंदन में भी पढ़ते रहे और अब इतनी बड़ी रियासत बड़ौदा में सैन्य सचिव नियुक्त हो गए थे। वे सब समझते थे कि महार होने के नाते उनका यह तिरस्कार हो रहा है। अगर वे अछूत न होते तो उन्हें श्रद्धा ही श्रद्धा मिलती। वे सिर और आंखों पर बैठा लिए जाते और उनकी आरती उतारी जाती। दिन प्रतिदिन बीतते चले जा रहे थे और भीमराव इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देते थे। उनके सामने एक ही धुन थी, एक ही लगन और एक ही टेक थी कि मैं अछूतों का उद्धार करूंगा। मैं 10 साल तक रियासत बड़ौदा की सेवा करके फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करूंगा। मैं रुपए पर थीसिस लिखूंगा, उस पर मुझे डॉक्टरेट मिलेगी। मैं कानून पढ़ूंगा और फिर लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत आऊंगा। इस तरह गाड़ी चल रही थी। धीरे धीरे दिन जा रहे थे और रातें आ रही थीं। रोज सवेरे सुबह आ जाती थी। वह जिंदगी का नया पैगाम लाती और फिर ऐसे ही आ जाती शाम। हर सांस कहती कि तुम्हारा दीपक बुझ चुका है, अब नया चिराग जलाओ। तुम्हारी नई जिंदगी यहीं से आरंभ होती है। तुम नई मंजिल अपनाओ। एक दिन अंबेडकर ने एक चपरासी से कहा, एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ चपरासी, बड़े जोर की प्यास लगी है।
चपरासी बोला, सर आपको पानी चाहिए? भीमराव बोले, हां मुझे अपनी चाहिए। चपरासी बोला, मगर यहां कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। भीमराव बोले, तो क्या यहां पानी पिलाने का कोई भी प्रबंध नहीं है? चपरासी बोला, यहां पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। भीमराव बोले, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। चपरासी बोला, मगर आपको पानी नहीं मिलेगा बाबू साहब। भीमराव जी बोले, मुझे पानी क्यों नहीं मिलेगा? चपरासी बोला, आपको पानी इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप अछूत हैं। चपरासी बोला, शूद्रों को पानी पिलाने के लिए हमारे दफ्तर में कोई भी प्रबंध नहीं है। भीमराव बोले, मैं शूद्र हूं? चपरासी बोला, क्षमा कीजिए बाबूजी, आप शूद्र हैं। भीमराव बोले, तो क्या मैं इंसान नहीं हूं? चपरासी बोला, आप इंसान हैं लेकिन छोटी जाति के हैं। भीमराव बोले, हम छोटी जाति के हैं? चपरासी बोला, हां आप छोटी जाति के हैं। भीमराव बोले, ये छोटी जाति क्या होती है? चपरासी बोला, जैसे आप महार जाति के हैं। भीमराव बोले, तो यह बात है? चपरासी बोला, आप देर से समझे बाबूजी, बात यही है। चपरासी बोला, न तो आपको कोई यहां छुएगा और न आपको कोई पानी पिलाएगा। भीमराव चपरासी से बोले, तो क्या मैं इस्तीफा दे दूं? चपरासी बोला, यह आपकी मर्जी है। भीमराव बोले, मेरी मर्जी है। चपरासी बोला, हां आपकी मर्जी है। भीमराव अंबेडकर ने चपरासी की बातें सुनी तो वे पूरी तरह सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा कि मुंबई से ज्यादा यहां रियासत बड़ौदा में छुआछूत का बोलबाला है। महार जाति की कोई इज्जत नहीं है और उसे इंसान नहीं कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर बहुत दिन तक यही सोचते रहे कि उन्हें रियासत बड़ौदा की सेवा करनी है। उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र पर जो हस्ताक्षर किए हैं, इस तरह उन्हें अपने वचन का पालन करना है। वे कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इसमें बाधाओं पर बाधाएं आती हैं। जमाना उनकी परीक्षा ले रहा है, समय अपनी कसौटी पर कस रहा है। उनका भाग्य साथ नहीं देता। वे आसमान पर चढ़ जाते, फिर वहां से गिरते तो खजूर पर अटक जाते। वे समझ नहीं पा रहे थे कि नौकरी से त्याग पत्र दें या नौकरी करते रहें। ऐसा लगता था कि मैं किसी जंगल से पकड़कर लाया गया हूं और मैं इंसान नहीं हूं। उन्हें इंसानियत सिखाई जा रही है जो उनके लिए बहुत महंगी पड़ रही है। सीखता है वह इंसान जो गलतियों पर गलतियां करता है। समझता है वह इंसान जो मन में धीरज रखता है और सोचता है वह इंसान जिसे कुछ भी करना नहीं होता है। भीमराव मेस में जब खाना खाने जाते तो कोई भी उन्हें अपने पास नहीं बैठने देता। सब यही कहते कि यह महार है। इस तरह भीमराव को दफ्तर में और दफ्तर के बाहर भी पूरी तरह अपमानित होना पड़ता था। सब लोग यह भी कहने लगे थे, बड़ौदा नरेश ने जो नया सैन्य सचिव नियुक्त किया है वह जाति का महार है। उसका छुआ पानी कोई भी नहीं पिएगा। रियासत की प्रजा में हलचल मच गई थी और लोग एक दूसरे से कहने लगे थे, राजा साहब ने अंधेर मचा रखा है। एक महार को सेना के ऊंचे पद पर बैठा दिया। क्या यह उनकी समझदारी है? भीमराव यह सारी बातें सुनते, मगर उन पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे एक कान से सुनते और दूसरे कान से सब निकाल देते। उनका सिद्धांत था कि हाथी अपनी राह पर चली जा रही है, उसके गले में बंधा घंटा बज रहा है, कुत्ते व्यर्थ भौंक रहे हैं, वे अपना गला फाड़ रहे हैं, मस्त हाथी चली जा रही है। ऐसे ही थे हमारे भीमराव अंबेडकर। उनका कहना था कि आंधी आए या तूफान, इंसान को झुकना नहीं चाहिए। अगर वह चलता रहेगा तो मंजिल अपने आप ही सामने आती चली जाएगी। जिंदगी के जागरण की यही कहानी है। बाकी इतिहास तो सोया रहता है। हमें जब मुर्दों से मुलाकात करनी होती है तो इतिहास पढ़ते हैं। भूगोल के ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, वह परिस्थितियां अपने आप ही ज्ञान करा देती हैं। वर्तमान की शिकायत समाज नहीं सुनता, वह अपनी राह पर चलता चला जाता है। जमाना रुकता है, जमाना ठहरता है और जमाना वर्तमान में घुंघरू खोल भविष्य की पायल बांधकर नाचता है। वही हमारी जिंदगी का नया अध्याय होता है। भीमराव को कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। वे बहुत ज्यादा परेशान थे। आखिर में वे एक पारसी सराय नामक गांव में गए और वहां किराए पर एक कमरा ले लिए। वहां कुछ दिन तक तो लोग नहीं जान पाए कि भीमराव महार हैं। जब इस बात का पता चला तो सब बहुत बिगड़े। पूरी सराय के लोग इकट्ठे हो गए। भीमराव को पीटने के लिए तैयार थे। उनका कहना था, जब तुम महार हो तो फिर हमारी सराय में क्यों आए? तुमने सबको अछूत कर डाला। वहां के सभी लोग भीमराव से बोले,
तुम जल्दी से घर के बाहर आओ और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से जल्द निकल जाओ, वरना तुम्हारा हड्डी पसली एक कर दिया जाएगा। भीमराव ने अपनी मजबूरी बताई। फिर वे सबसे कहने लगे, मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, अभी कमरा खाली कर देता हूं और फिर कभी इस सराय में नहीं आऊंगा। तब वहां के लोगों ने कहा, हां, जल्दी से जल्दी कमरा खाली कर दो, तुमने बहुत गलत काम किया है। एक अछूत होकर सबके बीच में घुस आए। भीमराव ने सराय खाली कर दी। वे बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने बड़ौदा नरेश के नाम एक पत्र लिखा। उसमें यह लिखा था कि अपनी प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार मैं 10 साल तक रियासत बड़ौदा की सेवा करना चाहता हूं, मगर यहां मेरे रहने का कोई भी प्रबंध नहीं हो रहा है। जहां भी जाता हूं लोग दुत्कार कर भगा देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अछूत हो, तुम महार जाति के हो। दफ्तर का यह हाल है कि चपरासी मुझे नहीं छूते हैं। वे दूर से फाइल फेंक कर भाग जाते हैं। उनसे पानी पिलाने के लिए कहो तो जवाब देते हैं कि यहां कोई भी पानी पिलाने वाला नहीं है, अपना पानी साथ लाया करो। इस तरह मैं यहां कैसे रहूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वह पत्र ले जाकर राजा साहब के हाथ में दे दिया। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो रियासत की सेवा किस तरह करूंगा। राजा साहब ने पत्र पढ़ा तो वे सन्नाटे में आ गए और भीमराव का मुंह देखने लगे। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद बड़ौदा नरेश ने कहा, तुम रियासत के दीवान के पास जाओ भीमराव, वे तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर देंगे और चपरासियों को भी समझा देंगे। मैं उन्हें एक पत्र लिख देता हूं, उस पत्र को भी साथ लेते जाओ। भीमराव बोले, जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर भीमराव ने पत्र ले लिया और रियासत के दीवान के पास चल दिए। रियासत के दीवान ने भीमराव की पूरी कहानी सुनी। उसने राजा साहब का भी पत्र पढ़ा। इसके बाद वह भीमराव से बोला, तुम्हारी समस्या बहुत जटिल है भीमराव। भीमराव दीवान जी से बोले, आप मेरी सहायता कीजिए। मैं सबको नाराज करके तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता भीमराव। तुम ही सोचो कि तुम जाति के महार हो, तुम्हें पानी कौन पिलाएगा। भीमराव बोले, पानी मैं खुद पी लूंगा, लेकिन रहने का इंतजाम तो होना चाहिए। दीवान बोला, एक महार को रहने के लिए कोई भी जगह नहीं देगा। भीमराव बोले, तो फिर मैं क्या करूं। दीवान बोला, मुझे अफसोस है, वैसे मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, मगर मजबूरी यह है कि समाज में रहकर समाज के साथ चलना पड़ता है। तुमने राजा साहब से कहा, वे तुम पर दयालु हैं, उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेज दिया, जो होना चाहिए था। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। भीमराव बोले, क्या बात पूछनी है आपको मुझसे। दीवान बोला, अगर तुम मेरी जगह पर होते तो इस मामले में क्या करते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात का कुछ जवाब नहीं दे पाए। वे रियासत के दीवान का मुंह देखने लगे। तब रियासत के दीवान ने फिर आगे कहा, अगर समाज बीच में ना होता है तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करता। मैं मजबूर हूं। मैं राजा साहब को पत्र लिख देता हूं कि यह छुआछूत का मामला है, इसमें दखल देकर मैं अपना अपमान नहीं करवाऊंगा। भीमराव अंबेडकर को समझ में बिल्कुल नहीं आया। उन्होंने वहीं त्यागपत्र लिखा और रियासत के दीवान को दे दिया। अब अंबेडकर सोचने लगे कि मुझे मुंबई चलना चाहिए, वहां परिवार के लोग हैं, जैसी सबकी राय होगी मैं वहीं करूंगा। भीमराव को सोचने और करने में देर नहीं लगी। वे मुंबई के लिए रवाना हो गए। उन्हें संतोष था कि वे रियासत बड़ौदा की सेवा करने के लिए आए थे। उनकी योजना थी कि यहां 10 साल तक रहेंगे, मगर वहां की परिस्थिति और समाज उनके अनुकूल नहीं था। उन्होंने रियासत के दीवान को बता दिया है। उसने भी अपनी मजबूरी बताई, इसीलिए त्यागपत्र दे दिया। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। घर के लोग इस पक्ष में थे कि भीमराव 10 साल तक बड़ौदा में ही रहें। उनके दोस्तों की भी यही राय थी, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए रियासत की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। भीमराव मुंबई आ गए। उन्होंने रमाबाई को सब हाल बताया। घर में खलबली मच गई कि भीमराव की नौकरी छूट गई है। वहां छुआछूत बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भीमराव अंबेडकर का सच्चा दोस्त कैलुस्कर था। उसकी मित्रता ऐसी थी जैसे लौटे के गले में डोर बांधकर कुएं से पानी भरा जाता है। वह यही चाहता था कि भीमराव ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करे, वह ऊंचे पद पर नौकरी करे और खूब धन कमाए। कैलुस्कर को जब यह सारा हाल मालूम हुआ तो उसने भीमराव के कंधे पर हाथ रख दिया और हिम्मत देते हुए हमदर्दी के साथ बोला, दोस्त, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ठोकर पर ठोकर लग रही है, इसका मतलब यह हुआ कि जल्द ही तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। मैंने सुना था और आज अखबार में भी पढ़ा है।
भीमराव बोले, क्या तुमने अखबार में पढ़ा है? कैलुस्कर बोला, मुंबई कॉलेज में एक प्रोफेसर की जगह खाली है। कुछ नौकरी के लिए तुम प्रार्थना पत्र दे दो। इसके अलावा एक काम और करो। भीमराव बोला, इसके अलावा और क्या करें? भीम का दोस्त बोला, प्रार्थना पत्र देने के साथ ही प्रिंसिपल से मिल लो, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। भीमराव अंबेडकर कैलुस्कर की ओर देखने लगे। तभी कैलुस्कर के मुंह से फिर निकल गया, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे यकीन है कि वह जगह तुम्हें मिल जाएगी। दूसरे दिन दोनों मित्र मुंबई कॉलेज में पहुंचे। भीमराव ने प्रार्थना पत्र दिया। भाग्य उनके अनुकूल था। उसी समय इंटरव्यू हो गया। उसमें वे पास हो गए और उन्हें प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। कैलुस्कर को बहुत खुशी हुई। उसने अपने मित्र को बधाई दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई कॉलेज में अर्थशास्त्र और राजनीति के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए थे। दूसरे दिन से ही वे पढ़ाने लगे। छात्र उनकी पढ़ाई से बहुत खुश हुए। वे परस्पर एक दूसरे से कहने लगे कि यह प्रोफेसर महार हैं, लेकिन बहुत काबिल हैं। ये इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़े हैं। इसमें योग्यता ही योग्यता है। इनके पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है। एक दिन भीमराव ने मिट्टी के घड़े में रखा पानी गिलास भरकर ले लिया और उसे पीने लगे। तभी एक गुजराती प्रोफेसर ने आकर उन्हें टोक दिया। वह लाल पीला होकर कहने लगा, तुम महार हो, तुम्हें मिट्टी का घड़ा नहीं छूना चाहिए था। जब अछूत हो तो किसी से मांग लेते। अंबेडकर के पास कोई जवाब नहीं था। वे चुपचाप खड़े थे। इतने में और भी कई प्रोफेसर वहां आ गए। वे सब अंबेडकर पर बिगड़ने लगे। घड़ा उठाकर फोड़ दिया गया और अंबेडकर से कहा गया, भविष्य में अपने पीने के लिए पानी साथ लाना। घड़ा छूने की कोई जरूरत नहीं है और मांगने पर भी कोई चपरासी पानी नहीं देगा। आखिर भीमराव हार गए। उन्होंने सभी प्रोफेसरों से माफी मांगी और कहा, आज से मैं घड़ा नहीं छूंगा, अपने साथ पानी लाऊंगा। घर आकर भीमराव ने सोचा कि ऐसी नौकरी करना ठीक नहीं। मुझे उसी वक्त त्यागपत्र दे देना चाहिए था। जहां इज्जत ना हो, अपमान ही अपमान हो, वहां कभी नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर अंबेडकर को समझ में आया कि बार बार नौकरी करना और छोड़ना ठीक नहीं है। मैं सहन करूंगा। अभी घर की गाड़ी आराम से चल रही है, नौकरी छोड़ने पर तकलीफ हो जाएगी। यही सोचकर अंबेडकर ने संतोष कर लिया। रमाबाई गर्भवती थीं। उनके प्रसव का समय निकट आ गया था। पीड़ा अधिक होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह भीमराव अंबेडकर अब पिता बन गए। पुत्र का नाम यशवंतराव रखा गया। अंबेडकर अपनी हालत से संतुष्ट नहीं थे। वे सोचने लगे, यह प्रोफेसरी छोड़ देंगे, लंदन जाएंगे और वहां जाकर पढ़ेंगे। कानून की पढ़ाई अधूरी छोड़ी है, वह पूरी करनी है। रुपए की समस्या पर थीसिस लिखनी है। उन्हें आगे बढ़ना है और कुछ करना है, इसलिए वे लंदन जाएंगे। अंबेडकर सोच रहे थे कि लगभग 5,000 रुपया उनके पास है। 5,000 का ही और प्रबंध करना है। तब वे लंदन जाएंगे और अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करेंगे। भीमराव को समझ में नहीं आ रहा था कि रुपए का प्रबंध कैसे करें। एक दिन कैलुस्कर ने उन्हें उदास देखकर पूछा तो उन्होंने मन की बात बता दी। तभी वहां नवल भटेना आ गया। उसने परिस्थिति को समझा और हंसकर बोला, जो तुम्हारे पास घर में 5,000 रुपया है वह भाभी को दे दो। मुझसे 10,000 ले लो और इंग्लैंड चले जाओ। मैं तुम्हारा यह रुपया समय आने पर लौटा दूंगा भटेना। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कैसी बातें करते हो भीमराव। मैंने एक बार तुमसे कहा था कि दोस्तों की जगह दिल में होती है। दोस्तों की मदद इसीलिए नहीं की जाती कि वह उनसे वापस ली जाएगी। मेरे पास बहुत रुपया है, तुम जितना चाहो ले जाओ। इस तरह लंदन जाने की बात पक्की हो गई। दूसरे दिन नवल भटेना आया तो उसने भीमराव को एक खुशखबरी सुनाई। उसने बताया, कोल्हापुर के राजा ने तुम्हारे लिए 5,000 रुपए का चेक भेजा है। भीमराव के आनंद की सीमा न रही। तभी नवल भटेना ने कहा, 5,000 का चेक भेजा है और 5,000 मुझसे ले लो। लंदन की यात्रा करो, ईश्वर तुम्हें सफलता देगा। पासपोर्ट बन गया। भीमराव लंदन के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर उन्होंने कानून पढ़ना आरंभ कर दिया। वे थीसिस भी लिखने लगे। वहां उन्हें एक अंग्रेज मित्र मिला जो उनके साथ ही पढ़ता था। उसने उनकी गरीबी देखकर उन्हें आर्थिक सहायता दी। वह लंदन का रहने वाला था और धनी बाप का बेटा था। वहीं से अंबेडकर ने बड़ौदा नरेश के नाम एक पत्र लिखा। उसमें सारा हाल लिखा था और यह प्रार्थना की थी कि जब तक वे लंदन में पढ़ रहे हैं
उन्हें छात्रवृत्ति दी जाए। वे बहुत मजबूर हैं। बड़ौदा नरेश ने उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। उन्हें लिखकर भेज दिया गया कि हर महीने छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। वे खूब मन लगाकर पढ़ें और निराश न हों। भीमराव को बहुत संतोष हुआ और वे खुशी से फूले नहीं समाये। अंग्रेज मित्र की सहायता उन्हें प्राप्त थी, इसलिए वे अपने विषय की जो अच्छी पुस्तकें देखते उन्हें खरीद लाते। 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करते। उनका दृढ़ संकल्प था कि अपने उद्देश्य में सफल होकर ही भारत जाएंगे। यह उनका सौभाग्य है जो उन्हें छात्रवृत्ति फिर से मिलने लगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रियासत बड़ौदा से हर महीने छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाती थी। यह रियासत के ऊंचे अधिकारियों को पसंद नहीं था। सबने इसका विरोध किया। सब मिलकर रियासत के दीवान के पास गए। सबका मिलकर मत एक हो गया। यह निश्चय किया गया कि अंबेडकर की छात्रवृत्ति बंद कर दी जाए। एक पत्र राजा साहब की तरफ से लिख दिया जाए कि कुछ कारण ऐसे हैं जिससे तुम्हारी छात्रवृत्ति बंद की जाती है, वह अगले महीने नहीं भेजी जाएगी। यह पत्र लिखकर अंबेडकर के पास लंदन भेज दिया गया। इस पर रियासत के दीवान की मोहर लगी थी। भीमराव ने जब यह पत्र पढ़ा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वे पूरी तरह सन्नाटे में आ गए और भयभीत होकर सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद अंबेडकर को समझ में आया कि बड़ौदा नरेश को पत्र लिखें, उनसे प्रार्थना करें कि अभी उनकी छात्रवृत्ति बंद नहीं होनी चाहिए। अब भी उनकी पढ़ाई अधूरी है और थीसिस भी पूरी नहीं हो पाई है। योजना को कार्य रूप में परिणित करने में अंबेडकर बहुत ही कुशल थे। वे जो सोचते उसे फौरन ही कर डालते। यही कारण था कि उन्होंने बड़ौदा नरेश को पत्र लिख दिया। महाराज गायकवाड़ को जब अंबेडकर का पत्र प्राप्त हुआ तो उसे पढ़कर वे सन्नाटे में आ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यह किसने लिखकर भेजा है कि अंबेडकर, तुम्हारी छात्रवृत्ति बंद की जाती है। जरूर कुछ दाल में काला है, इसलिए अंबेडकर का पत्र आया है। इसका पता लगाना बहुत ही आवश्यक है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन किसने किया, किसने यह दुस्साहस किया। बड़ौदा नरेश ने रियासत के दीवान को अपने पास बुलाया। उससे पूछा, अंबेडकर को लंदन में हर महीने छात्रवृत्ति जा रही है या नहीं? दीवान का चेहरा सफेद हो गया। उसने रुककर जवाब दिया, महाराज जी, अंबेडकर को हर महीने छात्रवृत्ति भेजी जा रही है। महाराज दीवान से बोले, जब भीमराव को हर महीने छात्रवृत्ति भेजे जा रही है तो फिर यह क्या है? यह कहकर महाराज ने अंबेडकर का पत्र दीवान के हाथ में दे दिए। उसने पत्र पढ़ा तो उसे बेहोशी सी आने लगी। तभी राजा साहब जोर से चीखे, आखिर यह सब क्या है? दीवान बोला, भूल हो गई महाराज, क्षमा कर दीजिए। महाराज बोले, तुम इसे भूल कहते हो? यह एक षड्यंत्र है जो तुम सबने रचा। अरे भीमराव महार है तो क्या हुआ, इंसान तो है, उसकी योग्यता देखो। दीवान बोला, हुजूर माफ कर दीजिए, सबके कहने से ऐसा करना पड़ा। महाराज बोले, आगे ऐसी हरकत की तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। दीवान बोला, महाराज जी, मैं आपसे बार बार क्षमा मांगता हूं। महाराज जी बोले, अच्छा सुनो। दीवान बोला, जी हुजूर। महाराज बोले, एक काम करो। दीवान बोला, क्या करूं हुजूर? महाराज बोले, अभी मेरे सामने भीमराव को पत्र लिखो और इस महीने की रकम तुरंत भेज दो। दीवान बोला, अभी पत्र लिखकर भेज देता हूं सरकार। जब भीमराव को यह सूचना मिल गई कि उनकी छात्रवृत्ति बंद नहीं की जाएगी तो उन्होंने संतोष की सांस ली। उन्हें भविष्य उज्ज्वल दिखाई पड़ने लगा। उनमें साहस का संचार हुआ और नई स्फूर्ति आ गई। भीमराव ने थीसिस लिखी। वह रुपए की समस्या पर थी। विश्वविद्यालय ने उसे स्वीकार कर लिया और उस पर अपनी मान्यता दे दी। अब भीमराव डॉक्टर ऑफ लिटरेचर हो गए, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाने लगे। उनकी कानून की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। उसमें वे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए। अब उन्हें भारत की याद सताने लगी। संकल्प पूरा हो गया। वे बैरिस्टर बन गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने मित्रों का स्मरण होने लगा। नवल भटेना की बहुत याद आती। कैलुस्कर को देखने के लिए वे व्याकुल हो उठे। इसी तरह भीमराव अंबेडकर को रमाबाई की भी याद आती। पुत्र यशवंतराव आंखों के सामने नाचने लगता। उन्हें लग रहा था कि उनका तन लंदन में है और मन भारत में। अपनी सफलता का समाचार सबसे पहले भीमराव ने बड़ौदा नरेश के पास भेजा। वे राजा साहब के बहुत आभारी थे।
और उन्हें अपना धर्म पिता समझते थे। इसी तरह अंबेडकर ने नवल भट्टेना को लिखा कि वे शीघ्र ही भारत आ रहे हैं। उन्होंने पीएचडी कर ली है और लॉ का कोर्स भी कर लिया है। कैलुस्कर को भी भीमराव ने सूचना दे दी थी। घर में भी उनका तार पहुंच चुका था कि अमुक तारीख को उनका जहाज मुंबई बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। अंबेडकर ने आकर सबको प्रसन्न कर दिया। अब अंबेडकर के सामने एक समस्या और थी। वे बैरिस्टर बन गए थे, लेकिन उसका प्रमाण पत्र कचहरी से प्राप्त करना था। इसके लिए रुपयों की सख्त जरूरत थी। भीमराव ने यह बात नवल भटेना से कही तो वह फौरन ही राजी हो गया और कहने लगा, तुम्हारे लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला है भीमराव। जितने रुपयों की जरूरत हो निसंकोच ले जाओ। कचहरी से वकालत का प्रमाण पत्र प्राप्त करो, फिर वकालत शुरू कर दो। भीमराव ने नवल भटेना की सहायता से वकालत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। वे मुंबई की कचहरी में वकालत करने लगे। उन्हें किसी भी पुराने वकील की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। स्वयं अपने पर विश्वास था। वे लोगों से कम पैसे लेते, उनका मुकद्दमा मन से लड़ते। जो भी मुकद्दमा उनके हाथ में आता वह कामयाब होकर रहता। यही कारण था कि उनकी चर्चा चारों ओर फैल गई और लोग उनकी तारीफ करने लगे। गरीब और अछूत उनके पास भागे चले आते। वे उन्हें अपना भगवान कहते। भीमराव कम से कम पैसे लेते, फिर भी आमदनी बहुत अच्छी हो जाती। रमाबाई को भी बहुत खुशी थी कि उसका पति दलितों और अछूतों का उद्धार कर रहा है। उसने सेवा व्रत अपनाया है, उसका नाम हो रहा है, उसकी कीर्ति फैल रही है। लेकिन भीमराव को अपनी योग्यता पर तनिक भी गुमान नहीं था। वे अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगे थे कि देश से छुआछूत मिटाकर रहेंगे, अछूतों के लिए पूरे समाज से लड़ेंगे, उनके लिए नया कानून बनाएंगे। वह कानून सरकार द्वारा पास किया जाएगा और उसे मान्यता मिलेगी। इस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकालत में तरक्की पर तरक्की कर रहे थे। चारों ओर उनका नाम फैल रहा था। वे किसी को हताश नहीं करते थे। जो खुशी से दे देता उसे स्वीकार कर लेते थे। पहला मुकद्दमा भीमराव के पास अछूतों के मामले को लेकर आया था। कुछ ब्राह्मणों ने अछूतों पर मानहानि का दावा किया था। ये 3 अछूत थे। इन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ एक पुस्तक लिखी थी। उसमें लिखा था, इन ब्राह्मणों ने ही देश का पतन किया है, ये देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इन्होंने ही छुआछूत की बीमारी फैला रखी है। इनकी दृष्टि में अछूत इंसान ही नहीं है। पुस्तक में यह भी लिखा था, इन ब्राह्मणों की दृष्टि में अछूतों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। वे लोग इन्हें कुएं से पानी नहीं भरने देते, नल से भी पानी नहीं लेने देते। इनका कहना है कि कुआं और नल अपवित्र हो जाएंगे। पुस्तक में यह भी उल्लेख था, अछूतों के लिए यह कहा जाता है कि उन्हें ऊंची जाति के लोगों के सामने नहीं आना चाहिए। वे सड़कों की सफाई सवेरा होने से पहले ही कर लें। अगर कोई ब्राह्मण उन्हें सामने आता दिखाई दे तो उन्हें चाहिए कि वे सड़क पर लेट जाएं। यह ब्राह्मणों की पोप लीला है। उन्होंने ढोंग फैला रखा है। मुकद्दमा सेशन जज की अदालत में था। अंबेडकर ने वह मामला अपने हाथ में ले लिया। तीनों अछूतों ने पूछा कि वे मुकदमे का मेहनताना क्या लेंगे। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया कि वे फीस उससे लेते हैं जिसके पास पैसा होता है। गरीबों से मुनासिब मेहनताना ही लेते हैं। जो आसानी से दे सकते हो दे दो, मुझे रुपए का लालच नहीं है। तीनों मुवक्किल बहुत ही खुश हुए। उनके पास जितने रुपए थे वे सब उन्होंने बैरिस्टर अंबेडकर को दे दिए। मुकद्दमा अदालत में शुरू हो गया। पहले दिन सबूत पेश किए गए, दूसरे दिन जिरह हुई, तीसरे दिन तीनों अभियुक्तों ने अपनी सफाई पेश की। उनका कहना था कि यह पुस्तक लिखकर इन लोगों ने कोई भी अपराध नहीं किया है। अब बहस की तारीख आई। बैरिस्टर अंबेडकर ने सेशन जज को समझाया, सरकार, मेरे मुवक्किलों ने कोई भी कसूर नहीं किया है। वे बेगुनाह हैं। उन्होंने किताब में जो कुछ भी लिखा है वह बिल्कुल सही है। उसे मैं अभी सिद्ध करता हूं। अदालत में सन्नाटा छा गया। 5 ब्राह्मण एक ओर कटघरे में खड़े थे। उनका वकील भी खामोश था। तीनों अछूत मौन खड़े थे और भीमराव अंबेडकर उनके मुकद्दमे की पैरवी कर रहे थे। जनता भी इस मुकद्दमे को सुनने के लिए आई थी। यह बहुत ही दिलचस्प मामला था। अछूतों ने ब्राह्मणों के खिलाफ किताब लिखी थी। यह किस्सा पूना का था और वहां के ब्राह्मणों ने ही मानहानि का मुकद्दमा चलाया था।
उनका कहना था कि इन अछूतों को अदालत द्वारा कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने सेशन जज को आगे समझाया। वे कहने लगे, इन ब्राह्मणों ने अंधेर मचा रखा है। ये अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं, इसलिए इन्हें अछूत बताते हैं और इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इन्होंने पूरे समाज को मूर्ख बना रखा है और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इनके खिलाफ यह पुस्तक लिखी गई है। यह बहुत अच्छा हुआ। जनता को भी जानकारी हो जानी चाहिए कि ब्राह्मणों की पोप लीला क्या है। अंबेडकर बहस कर रहे थे। पूरी अदालत सुन रही थी और सन्नाटा छाया हुआ था। उनका कहना था, भारत का जितना भी धार्मिक साहित्य है वह अधिकांश ढोंग और पाखंडों से भरा हुआ है। यहां बहुदेवतावाद है, यहां मूर्ति पूजा होती है और पत्थर को भगवान कहा जाता है। यहां अवतारवाद है, भूतवाद है, जातिवाद और भाग्यवाद है। यहां अंधविश्वासों की कमी नहीं है। इसी के कारण भारत में अकर्मण्यता फैली हुई है। इस तरह मेरे मुवक्किलों ने कोई भी अपराध नहीं किया है। मैं अदालत से प्रार्थना करता हूं कि इन तीनों को बरी कर दिया जाए। सेशन जज की समझ में अंबेडकर की बातें अच्छी तरह आ गई थीं। उसने अपना फैसला देते हुए दूसरे दिन कहा, ब्राह्मणों ने जो मानहानि का दावा किया है यह गलत है। पुस्तक के लेखक अपराधी नहीं हैं। उन्होंने उसमें सच्ची बातें लिखी हैं। अपराधी ब्राह्मण हैं, जिन्होंने अछूतों को समाज से अलग कर रखा है। इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तीनों अपराधियों को इज्जत के साथ बरी कर दिया जाए। तीनों अपराधी छोड़ दिए गए। ब्राह्मण अपना सा मुंह लेकर रह गए। पूरी अदालत में शोर मच गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों का एक मुकदमा जीता है। उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी की और अदालत को खुश कर दिया। अब भीमराव अंबेडकर का सितारा बुलंद था। उनकी चर्चा पूरी मुंबई में फैल गई और कहा जाने लगा कि वे योग्य बैरिस्टर हैं। अछूतों और गरीबों के मुकदमे मुफ्त में लड़ते हैं। अछूत वर्ग में उनके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। उन लोगों ने आपस में सभा की। उसमें यह निश्चय किया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बड़े से बड़ा सम्मान देना चाहिए। इसके लिए एक सभा की जाए और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निमंत्रित किया जाए। वे हमें आगे की राह दिखाएंगे, हमारी समस्याओं का हल बताएंगे। हमें उनसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। वे अछूतों के भगवान हैं और शायद अछूतों के उद्धार के लिए ही उनका जन्म हुआ है। इस तरह मुंबई के निकट जिला कुलावा में एक विशाल सभा करने का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निमंत्रण पत्र भेजा गया। उन्हें आने के लिए साथ में अग्रिम धनराशि भी भेजी गई। कुलावा के सूबेदार का कहना था, आखिर दलितों और अछूतों को कब तक सताया जाएगा? सताने की भी कोई सीमा होती है। एक कहावत है कि जब आदमी दबता है तो उसे और भी अधिक दबाया जाता है, मगर जो सीना खोल देता है उसके सामने फिर कोई नहीं आता। जितने भी समर्थ और दलित वर्ग के लोग थे वे सब के सब इकट्ठे हो गए। उनका कहना था कि यह महार सम्मेलन इसलिए होने जा रहा है कि दलित वर्ग के लोगों को अछूत बताकर उनके साथ अत्याचार न किया जाए। उन्हें उनके अधिकार दिए जाएं। वे भी इंसान हैं और उन्हें भी जीने का अधिकार है। सबको खुशी इस बात की थी कि सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर करेंगे। वे हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। सम्मेलन 19 और 20 मार्च को होने वाला था। यह सन 1926 ईस्वी थी। मार्च का महीना था। सम्मेलन का प्रचार सरगर्मी के साथ हो रहा था। महाराष्ट्र, गुजरात और दूर दूर के लोग इस सम्मेलन में आ रहे थे। दीवारों पर जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे। उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र भी था। सम्मेलन का पांडाल बहुत बड़ा बनाया गया था। यह सब दलितों के चंदे से हुआ था। नियत समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ पहुंचे। उनका भव्य स्वागत किया गया। वे दलितों के हृदय सम्राट थे, अछूतों के मसीहा थे। जैसे ही वे पधारे, उनके स्वागत में जोर जोर से नारे बुलंद होने लगे, डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद, भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। भीमराव अंबेडकर माइक पर आ गए। सभा में लगभग 1 लाख से भी अधिक लोग थे। सामने सिर ही सिर दिखाई पड़ रहे थे। अंबेडकर ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे विचार दृढ़ होने चाहिए। जब विचार दृढ़ होंगे तो हमें हमारे इरादे से कोई भी डिगा नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि हमारी बात में वजन होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमारी आवाज में ताकत का होना भी जरूरी है। अंबेडकर ने फिर आगे कहा,
सभी अछूत संगठित हो जाएं। मेरा कहना मानो, तुम एक सूत्र में बंध जाओ। अपनी शक्ति का विनाश मत करो। मुर्दा पशुओं का मांस मत खाओ। तुम्हें सेना में भर्ती क्यों नहीं किया जाता? उसके लिए सरकार से लड़ो। समाज को दिखा दो और कह दो कि हम भी इंसान हैं। तुम्हें अछूत उसने बनाया है। भीड़ में तालियां बजने लगीं और नारों की आवाज फिर से गूंजने लगी। डॉक्टर भीमराव जिंदाबाद, डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद। अब अंबेडकर ने सभा में अपना प्रस्ताव पारित किया। वे सबको संबोधित करते हुए अद्भुत स्वर में कहने लगे, मेरा ब्राह्मणों से निवेदन है कि वे अछूतों के साथ गिरा हुआ व्यवहार न करें। उन्हें अच्छी दृष्टि से देखें, क्योंकि वे भी उनके भाई हैं। समाज और सरकार को चाहिए कि अछूतों को नौकरियां दें। अछूत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और भोजन दें। अपने मरे हुए जानवरों को खुद ही उठाकर ठिकाने लगाए। सरकार को चाहिए कि वह शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दे। गरीब और अछूत बच्चों को पढ़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। अंत में यह निश्चय किया गया कि कल चौधार तालाब पर सामूहिक रूप से सब लोग पानी पीने जाएंगे। सभा में अंबेडकर की जय जयकार होने लगी। उनके नाम के नारे बुलंद हो गए। सभा समाप्त हो गई और लोग अपने अपने घरों की ओर चल दिए। चौधार तालाब जैसे ही सवेरा हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पानी पीने के लिए चौधार तालाब पर आ गए। उनके साथ सैकड़ों दलित लोगों की भीड़ थी। लोग आते जा रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। सूरज निकल आया था। अंबेडकर ने सबसे पहले चुल्लू में लेकर पानी पिया। फिर उन्होंने कहा, अधिकार दिए नहीं जाते और न कोई दिलाता है। अगर अधिकार चाहते हो तो उसके लिए लड़ो। जैसे आजादी पाने के लिए सेनानी लड़ते हैं, वैसे ही तुम समाज और सरकार से लड़ो। जितना भी जनसमूह था, सभी लोगों ने तालाब में पानी पिया। फिर जुलूस पांडाल के नीचे आया। उच्च वर्ग के लोग यह तमाशा देख रहे थे। वे आपस में कहने लगे, अछूत अपनी सीमा पार कर रहे हैं। उनकी हिम्मत तो देखो कि चौधार तालाब को अछूत कर दिया। जुलूस वहां से चलकर वीरेश्वर मंदिर के सामने आकर रुका। सबसे पहले अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश किया। उनके पीछे अन्य लोग भी गए। ब्राह्मणों, पुजारियों और धनिक वर्ग में जोश उमड़ आया था कि इन अछूतों को अभी पाठ पढ़ाना होगा। पानी सिर पर चढ़ रहा है। ये शूद्र आसमान को छू रहे हैं। ये महार होकर ब्राह्मण के साथ बैठकर खाना चाहते हैं। जुलूस मंदिर से फिर पांडाल के नीचे आ गया। भोज का आयोजन था। सभी लोग खाना खाने लगे। तभी उनके विरोधी लोग लाठियां और भाले लेकर आ गए। आते ही उन पर टूट पड़े और मार काट करने लगे। देर तक यह दृश्य चलता रहा। जुलूस में आए हुए लोग निहत्थे थे, इसलिए मार खा गए। उच्च वर्ग और ब्राह्मणों ने यह समझा कि अछूत हमसे डर गए हैं। अब ये कभी सिर ऊपर नहीं उठाएंगे। इन्हें दंड मिलना बहुत जरूरी था। वह दे दिया गया। दूसरे दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। कल की घटना से उन्हें दुख भी था और क्रोध भी। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, कल हमारा अधिकार चौधार तालाब पर हो जाएगा। भीड़ में शोर मच गया। आवाजें आने लगीं। जोश में लोग कह रहे थे, हम सीने पर गोली खाएंगे, लेकिन अपने अधिकार नहीं छोड़ सकते। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव की जय हो। डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद। भीमराव ने अपने भाषण में आगे कहा, हमें पानी मिलना चाहिए। वह कुएं का हो, तालाब का हो या फिर नल का। पानी की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए हमें रोका नहीं जा सकता। हम पर जो अत्याचार होते हैं, उन्हें सहन न करके उनका विरोध करना चाहिए। हमें अपनी राह खुद बनानी है। हम कठपुतली बनकर नहीं नाचेंगे। यह नाच बहुत दिन हो चुका है। दूसरे दिन चौधार तालाब पर अछूतों का कब्जा हो गया। पुलिस भी उन्हें नहीं रोक पाई। वे संख्या में अधिक थे। वह एक बहुत बड़ा जनसमूह था। यह चर्चा चारों ओर फैल गई। ब्राह्मण वर्ग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कहा जाने लगा, यह इंसान अछूतों का मसीहा है। यह कुछ करके दिखाएगा। गरीब और अछूत उसका नाम सुनते ही भागे चले आते हैं। वह उनका नेता है। वह बैरिस्टर है। वह विद्वान है। महार हुआ तो क्या, आदमी बहुत काबिल है। गरीब और अछूत जनता उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जमाना बदल गया। अब शूद्र भी अपने को शिरोमणि कहने लगे हैं। दोस्त, यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आप लोग इस वीडियो पर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाने की मैं कोशिश करूंगा।
और अगर आप सच्चे भीम भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय भीम जरूर लिखिएगा।